हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ मेमोरी बेस्ड कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, और ऑब्वियसली ये आईसीएमआर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ आईसीएमआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन केस अगर आपको पता नहीं है कि आईसीएमआर का लेवल कैसे होता है तो मैं आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देखकर एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि प्रिपरेशन का लेवल आईसीएमआर का कैसा होता है, क्योंकि मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के लिए जो है मैं कुछ एक छोटा सा आपके लिए ट्राई कर रही हूँ ताकि आपको एक ढंग से बेनिफिट हो सके। ठीक है, एंड अगेन ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेसिक एंड एडवांस लेवल का इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इसमें सारे आपको मेमोरी बेस्ड फैक्ट बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी सीएसआई नेट के स्टूडेंट हैं तो आपका बेसिक लेवल का जेनेटिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वो क्लियर होगा। अब मेरा जो यहाँ पे मेन फोकस है वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि कहाँ कहाँ पे आप फोकस कर सकते हो जहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। जैसे कि आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट को या फिर एक डिजीज कंडीशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि रिसेसिव ट्रेट की बात करें या रिसेसिव कैरेक्टर की बात करें कि कौन कौन से कंडीशन जो है हमें रिसेसिव केस में देखने को मिलते हैं और कौन कौन से केसेस हमें डोमिनेंट बेसिस पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एल्बिनिज्म हो गया, ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, एटेक्सिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गैलेक्टोसीमिया हो गया, हीमोफीलिया, लीश निहान सिंड्रोम, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, टाई सैच डिजीज। ये सभी जो डिजीज कंडीशन है या फिर ये एक ट्रेट रिलेटेड कंडीशन जो है ये तभी अराइज होते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम रिसेसिव बेसिस पे चल रहा होता है या ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डोमिनेंट बेसिस की बात करें कि कौन कौन से ट्रेट या कौन कौन से डिजीज कंडीशन हमें डोमिनेंट स्टेट में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एक्रोंडोप्लासिया, ब्रैकीडेक्टाइल, कॉन्जेनाइटल स्टैटिनरी, नाइट ब्लाइंडनेस, एलॉर्स डेनलॉस सिंड्रोम, हाइपोट्रिकोसिस, हंटिंगटन डिजीज, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, मार्फन सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग एंड पोरफाइडिया। ये ऐसे ट्रेट या ऐसे कंडीशन हैं जो कि डोमिनेंट बेसिस पर देखे जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको इन जनरल एक लिस्ट बता दी। यहां से अगर मैं कहूं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लिस्ट है जो कि मैंने एक बुक से ली है, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता देती हूँ जहां पर आपको फोकस करना है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इसके अलावा ये हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, नेक्स्ट गैलेक्टोसीमिया हो गया, हीमोफीलिया, लीश नियान सिंड्रोम, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया एंड टाई सैच डिजीज। ये जितनों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये सारे पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डोमिनेंट पे चले आते हैं। डोमिनेंट पे जो है नाइट ब्लाइंडनेस एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। इसके अलावा हंटिंगटन डिजीज, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोरफाइडिया हो जाता है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाता है, ठीक है, एंड हाइपरक्लोस्टीमिया भी हो जाता है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो एरिया पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि समहाउ इट इज ट्रू सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो हाईलाइटेड एरिया है ये एक ऐसे एरिया है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्योंकि वैसे तो डिजीज बहुत सारे हैं जो कि रिसेसिव एंड डोमिनेंट बेसिस पे एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन सभी चीजें ना याद रहेंगी और ना ही हम याद कर सकते हैं। तो बेटर है कुछ ऐसी चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ यहाँ पे मैंने एक्स लिंक्ड डिजीज कंडीशन रखा है और साथ ही साथ उसके कुछ फीचर्स रखे हैं। ठीक है, इन डिजीज में से कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे हैं जिसको कि आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल पता रहे तो आई थिंक आप सेफ साइड पे थोड़ा हो सकते हो। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो ड्यूटैन टाइप भी होता है और प्रोटैन टाइप भी होता है। ड्यूटैन टाइप कलर ब्लाइंडनेस में देखा जाता है कि जिस इंडिविजुअल में ये कलर ब्लाइंडनेस है वो इनसेंसिटिव होता है ग्रीन लाइट के लिए, और प्रोटैन टाइप कलर ब्लाइंडनेस में इंडिविजुअल रेड लाइट के लिए इनसेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है जो कि एक ढंग से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो होता है फैबी डिजीज। फैबी डिजीज एक ऐसा कंडीशन है
ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि गैलेक्टोसाइडेज ए एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट और किडनी में डिफेक्ट देखा जाता है, साथ ही साथ अर्ली डेथ भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात करें तो G6PD डेफिशिएंसी यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो सीवियर एनेमिक रिएक्शन बॉडी में देखने को मिल सकता है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए जो है ये क्लासिक फॉर्म है क्लॉटिंग डेफिशिएंसी का, यानी ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होती है। और ये किसकी वजह से होती है? हीमोफीलिया ए स्पेसिफिकली डेफिशिएंसी होती है किसकी? क्लॉटिंग फैक्टर 8 की। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं है बॉडी में तो हीमोफीलिया ए से पर्सन सफर करता है, और अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 प्रेजेंट नहीं है तो वही इंडिविजुअल हीमोफीलिया बी से सफर करता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई वो हो गई लीश-नीहान सिंड्रोम। लीश-नीहान सिंड्रोम में क्या होता है? यहाँ पर HPRT जो कि एक टाइप का एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अर्ली डेथ का कंडीशन एंड मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज कंडीशन की, तो ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होता है जिसमें कि लाइफ शॉर्टनिंग डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखे जाते हैं, जिसमें कि मसल्स डीजनरेशन शुरू हो जाता है, वीकनिंग चली जाती है, और कभी कभी इसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन भी देखा जाता है। और ये स्पेसिफिकली एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन। तो ये कुछ एक्स लिंक डिजीज हो गए, जैसे कि मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में आपको सारी चीजों को समझा रही हूँ क्योंकि ये बुक से डायरेक्टली लिए गए हैं, लेकिन जितनी चीजें मेंशन है सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, जेनेटिक डिसऑर्डर को और ज्यादा पर्टिकुलर बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कि आपको पता होगा जेनेटिक डिसऑर्डर जो है 4 मेजर कैटेगरी में हम इनको डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हंटिंगटन डिजीज चला आता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी चला आता है, न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रीमिया चला आता है। इनफैक्ट इस डिजीज के सारे हमने लिस्ट अभी भी कुछ टाइम पहले ही देखे थे, लेकिन हमने उनको डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म में देखा था। अब हम उसी को बहुत ज्यादा और स्पेसिफिक फॉर्म में जो है देख रहे हैं। फिर आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ICMR में भी आए हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन देखा जा सकता है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल क्यूटोनीरिया, टाइसैच डिजीज, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया एंड हीमोक्रोमैटोसिस एज वेल एज एल्बिनिज्म। ये कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव के टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया ए हो गया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, लीश-निहान सिंड्रोम एंड हंटर सिंड्रोम जो अभी अभी हमने जस्ट देखा था। नेक्स्ट चले आते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट, जिसमें कि रेट सिंड्रोम हो गया, हाइपोफॉस्फाटीमिया हो गया, फैमिलियल विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो गए जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज स्टेट को दिखाते हैं, और ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का कुछ एग्जाम्पल बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस किस के बेसिस पे हो सकता है। जैसे कि ग्रासोपर या फिर बाकी इंसेक्ट की हम बात करते हैं तो इनमें XX एंड XO सिस्टम चलता है, ठीक है। फीमेल में XX होता है एंड मेल में सिर्फ एक X क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बहुत से इंसेक्ट की, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इनमें क्या होता है XX एंड XY सिस्टम पाया जाता है। फीमेल XX से बनती है एंड मेल में जो है XY पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाईज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एज वेल एज कुछ और स्पेसिफिक एम्फीबियंस की, तो इसमें ZZ एंड ZW पाया जा सकता है। फीमेल ZW के साथ होती है, मेल्स ZZ के साथ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ABO फिनोटाइप के बारे में। ऑल्दो ABO फिनोटाइप के बारे में मेरा ऑलरेडी एक मास्टर क्लास जा चुका है, तो अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो वेरी ऑब्वियस आप उस डिटेल से जो है चीजों को कवर अप कर सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया है कि ये कैसे बनता है, बिकॉज ये एक रिवीजन सेशन टाइप चल रहा है और मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स को मैं मेनली हाईलाइट कर रही हूँ, तो यहाँ भी मैं वही करूंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर एक इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए को प्रेजेंट करने वाला जीनोटाइप कैपिटल IA या फिर कैपिटल IA स्मॉल i हो सकता है,
और इस ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में जो एंटीजन पाया जाता है वो ए टाइप होता है, मतलब जैसा ब्लड ग्रुप होता है वैसे ही टाइप का एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो वो बनाता है अपनी बॉडी में वो अलग होता है, वो पूरा अपोजिट होता है। सिमिलर केस विथ बी ऑल्सो, इसका जीनोटाइप आप देख सकते हैं, ये हो सकता है पॉसिबल जीनोटाइप, इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। जो पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप का होता है उसका जीनोटाइप ये हो सकता है, एंटीजन जो है उसमें ए एंड बी दोनों ही एंटीजन पाए जाएंगे लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो है हम इसे समहाउ यूनिवर्सल एक्सेप्टर का नाम देते हैं। उसके बाद आता है ओ ब्लड ग्रुप जो कि स्मॉल आई जीनोटाइप से रिप्रेजेंट होगा, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होता है, एंड हेंस वी रिगार्ड देम एज द यूनिवर्सल डोनर। अब बात करते हैं हम कुछ म्यूटाजेंस के बारे में। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? कोई भी ऐसे फैक्टर जो कि म्यूटेशन क्रिएट करवा सकते हैं उसे हम म्यूटाजेंस कहते हैं। अब म्यूटाजेंस को मेनली जो है मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी डिवाइड किया है। ये पिक्चर जो है मैंने जो है मेनली रिसर्च गेट से लिया है, तो आप भी चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। तो फिजिकल म्यूटाजेन की बात करें तो हम इसको पहले आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि म्यूटाजेन में ही अगर हम बात करते हैं फिजिकल म्यूटाजेन में, तो इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में चला आता है यूवी रेज जो कि म्यूटाजेनेसिस करवा सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में चले आते हैं कुछ ऐसे रेडिएशन जैसे कि हो गया अल्फा रेज, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे रेडिएशन जैसे कि हो गया एक्स रेज, गामा रेज, आयन बीम, ये सारे जो है फिजिकल म्यूटाजेन की तरह रिगार्ड होते हैं। इनफैक्ट यहाँ भी वही मेंशन करके रखा है, आयन बीम हो गया, एक्सरे हो गया, इसके अलावा गामा रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, ये सारे जो है एक म्यूटाजेन कहलाते हैं। यहाँ पे भी जो है मैंने लिस्ट लेके रखा है, एक्सरे, गामा रेज, न्यूट्रॉन्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गया, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, आयन बीम्स, मतलब जितने पॉसिबल तरीके से जो है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, मैंने उतने पॉसिबल तरीके से आपको फिजिकल म्यूटाजेंस के यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस की, यानी ऐसे म्यूटाजेन जिसका नेचर केमिकल होगा लेकिन वो म्यूटेशन करवा सकते हैं, तो केमिकल म्यूटाजेन को भी पहले मैंने यहाँ पर डिवाइड करके रखा है। दैट इज केमिकल म्यूटाजेंस जो हैं वो एल्काइलेशन एजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हो गया मस्टर्ड गैस, ईएमएस एंड एमएमएस, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेस एनालॉग हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हो गया 5-क्लोरोयूरेसिल, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक्रिडिन डाई हो सकते हैं, जिससे कि हो गया एक्रिडिन ऑरेंज या फिर प्रोफ्लेविन हो गया। अब और अगर जनरलाइज बेसिस पे देखना चाहें कि केमिकल म्यूटाजेंस और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हो गया डाई इथाइल सल्फेट, DES, ठीक है, इथाइल मिथेल सल्फोनेट जिसे हम बोलते हैं EMS, इसके अलावा IPMS हो गया, इथाइलिमाइन हो गया, ठीक है, इसके अलावा NEU हो गया, N नाइट्रोसो N इथाइल यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया NMU, N नाइट्रोसो N मिथाइल यूरिया, इसके अलावा 1,4 बिस डाइजो एसिटाइल ब्यूटेन हो गया, सोडियम अजाइड हो गया, ETBR हो गया। ये सब एक एग्जाम्पल हो गए केमिकल म्यूटाजेंस के। एंड ICMR में इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द केमिकल म्यूटाजेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं ICMR में। तो ICMR का लेवल उतना ज्यादा बहुत टफ नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो हम लगभग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि CSR का प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसी चीजों पे फोकस करना पड़ता है, लेकिन हम कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बट ICMR मेमोरी बेस्ड चीजें ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो अब जो है हम कुछ क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। जितनी बातें हमने आज डिस्कस की हैं उसी के बेसिस पे कुछ मैंने 3 साल के क्वेश्चन लिए हैं, जितने जेनेटिक्स के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड फैक्ट पे आए हैं उतने क्वेश्चन मैंने लिया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया विच इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओनली मेल्स इज। हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि सिर्फ मेल को अफेक्ट करता है, वो किस टाइप का इनहेरिटेड डिसऑर्डर है? और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हीमोफीलिया किसके अंदर आता है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो यू कैन सी हियर हीमोफीलिया जो है ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, राइट। अब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है यहाँ पे दे के रखा है क्या, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये हो गया रिसेसिव एक्स लिंक्ड, राइट। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज? कौन सा यहाँ पर जो है ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, एंड हीमोफीलिया। अभी अभी ऑल्दो हमने जो है हीमोफीलिया का एग्जाम्पल किस में देखा था, हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखा था, तो ये ऑटोजोमल तो हो नहीं सकता अगर ये एक्स लिंक है तो। और बाकी सारे का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आपको ये लिस्ट जो है कहाँ मिल जाएगी,
रिसेसिव ऑटोसोमल में मिल जाएगी, और हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बेसिस पे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन म्यूटाजेनिक। यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि म्यूटाजेनिक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यूवी, एक्रिडिन, आईआर, एक्सरे। तो हमने देखा यूवी म्यूटाजेनिक है, एक्रिडिन डाई भी है, एक्सरे भी है, आईआर हमने नहीं देखा, राइट। तो आईआर हमारा आंसर हो जाता है कि आईआर जो है वो एक नॉन म्यूटाजेनिक एजेंट की तरह रिगार्ड किया जाता है। अब कुछ डिसऑर्डर देख लेते हैं, साथ ही साथ वो कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने पे वो कॉज होते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हो गया डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कब होता है, जब एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 21 का, जिसकी वजह से जो है डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, जब एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट रहता है 13 नंबर क्रोमोसोम का, तब पटाउ सिंड्रोम देखने को मिलता है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट रहता है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट रहता है। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग रहता है, तब टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ द मेल। एक्स वाई वाई सिंड्रोम क्या होता है, जब एक्स्ट्रा एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है मेल्स के अंदर। क्राइडोचार्ट सिंड्रोम कब होता है, जब देयर इज अ डिलीशन ऑन क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कब होता है, जब देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम पे जब डुप्लीकेशन हो जाता है, तब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके बाद है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, ये कब होता है, when there is a translocation in which the part of chromosome 22 move to the chromosome 9। जब ट्रांसलोकेशन के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर 22 का कुछ पार्ट क्रोमोसोम नंबर 9 पे मूव कर जाता है, तो उस टाइम पे एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया का कंडीशन देखा जाता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर थे जिसमें कि कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन्वॉल्व थी, एंड वेरी ऑब्वियस इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, डीबीटी, गेट, आईसीएमआर, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन देखना चाहें, ये क्वेश्चन आया है आईसीएमआर 2020 में, बोला गया है 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 मीन्स दैट द पर्सन हैज 21 नंबर क्रोमोसोम का अगर 3 कॉपी है तो इसका मतलब क्या होता है। जरा सा देखते हैं, 21 नंबर क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट है, राइट। तो अगर एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, तो वो डाउन सिंड्रोम करवाता है। सो आवर आंसर विल बी डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखा, उससे रिलेटेड कुछ मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स भी देखे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल्दो मैंने वही चीज सिर्फ डील किया जो कि मेमोरी बेस्ड था, ताकि मैं आपको एक गाइडेंस दे सकूं कि क्वेश्चन आते किस एरिया से हैं। तो कंसेप्ट वाले बेसिस पे तो थोड़े बहुत आते हैं क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच।